हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 26 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो देखने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कि पहला सवाल बना है कि 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित जो प्रथम अलंकरण समारोह है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको मालूम है कि जो 26 जनवरी था, जो 26 जनवरी 26 की जो पूर्व संध्या थी, यानी कि 25 तारीख को, जो शाम को 25 जनवरी की शाम को एक अनाउंस किया गया था और उसमें कहा गया था कि टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। जब आपसे पद्म पुरस्कार कहा जाता है तो याद रखें कि पद्म पुरस्कार में वो सारे पुरस्कार आ जाते हैं जो जिसमें पद्म लगा रहता है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया एंड पद्म श्री। तो टोटल कितने 131 लोगों को देने की बात की गई थी, जिसमें से पद्म विभूषण, जो विभूषण था वो 5 लोगों को देने की बात की गई थी। और जो पद्म भूषण था वह 13 लोगों को देने की बात की गई थी। एंड जो पद्म श्री अवार्ड था ये 113 लोगों को देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जो कि ये जो पद्म अवार्ड दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है। ये होम मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आती है। अवार्ड को देना है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। किंतु ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्योंकि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड ये दोनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये नागरिक सम्मान होने के नाते ये हमारे भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इसलिए ये राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। तो होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि ये 2 चरण में दिया जाएगा। तो अभी जो प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह हो रहा है यहाँ पर ये टोटल 66 लोगों को ये चीज़ें दी जा रही है। बाकी के जो रिमेनिंग पुरस्कार मतलब कि अवार्ड दिए जाएंगे वो नेक्स्ट वाले जो दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह होगा उसमें दिए जाएंगे। ठीक है। आपको मालूम है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, पद्म अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी। लेकिन उस समय पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री ऐसा करके नहीं था। उस समय बोला जाता था प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसे करके इनको कहा जाता था। भारत का जो सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका कौन सा है, वो है भारत रत्न। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण एंड चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। क्या पद्म जो विभूषण, ये जो सम्मान है ये कभी रोका भी गया है क्या? तो ये 1978 से लेकर के 1979 में एंड 1993 से लेकर के 1997 तक, 1997 तक ये होल्ड किया गया था। ये इसलिए होल्ड किया गया था क्योंकि इस समय जो नौरोजी साहब थे, दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये पुरस्कार राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इनको इसको रोका था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इसे फिर से कंटिन्यू करती है, ये इसलिए यहाँ पे रोका गया। एंड सेकंड थिंग, जब 1993 में इसके रोके जाने का जो कारण था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक व्यक्ति थे बालाजी राघवन, बालाजी राघवन। ठीक है। ये एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि हम मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग जो है जिनको ये पुरस्कार मिल रहे हैं वो अपने आगे या पीछे इसको एक उपाधि की तरह लगा करके घूम रहे हैं। जबकि अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। तो जो अगर ऐसे अगर लगा के घूम रहे हैं तो ये उपाधियों का अंत हुआ कहाँ से? ये तो विशेष टाइटल के तौर पे देखा जा रहा है। और जबकि अनुच्छेद 18 इसको मना कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अंग्रेजों ने जो टाइटल दिया था वो क्यों खत्म हुआ? तो जब बालाजी राघवन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करते और कहते हैं कि ये जो टाइटल है ये लगाया जाता है आगे या पीछे। बट अभी तक कोई भी टाइटल आप लगा नहीं सकते। इसलिए जो आपको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं ये अवार्ड्स है, ये एक सम्मान है, ये कोई टाइटल नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण या पद्म भूषण पा रहा है वो अपने आगे या पीछे इसको एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकता। यहीं से 18(1) की जो वैधता है वो शुरू हुई थी। ठीक है।
अगर हम बात करते हैं तो ये 66वां पद्म पुरस्कार समारोह है और ये 25 मई को पाला हो गया है। राष्ट्रपति भवन में प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कुल पुरस्कार जो थे वो 131 2026 के लिए घोषित किए गए थे और ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। 66 पुरस्कारों में से दो जो है वो पद्म विभूषण है। पद्म भूषण 6 दिए जा रहे हैं और पद्मश्री जो है 58। अभी अगले में 3 दिया जाएगा, ये 7 दिया जाएगा एंड रिमेनिंग जो है ये अपना दे दिया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान मैंने आपको बोल दिया कि 18 आर्टिकल 18 जो उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। आप इसे अपने सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते और ये जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पाला निलंबन जो है वो 1978 से 1979 में मोरारजी जो देसाई थे, सॉरी मैं दादा भाई नौरोजी बोला, ये मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी उनके द्वारा ये रोका गया था। एंड दूसरा जो निलंबन था वो 1993 से 1997 के बीच में हुआ था। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में देखेंगे तो जो धर्मेंद्र जी है इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है और ममूटी जो है पद्म विभूषण इनको भी मिला है, ये अभी जिंदा है। रोहित शर्मा पद्म भूषण मिला, अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला, हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री मिला एंड उदय कोटक जो है इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता जो कि इंडियन पिनल कोड कहा जाता है कि कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह मतलब आप जब अपने ही देश के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राजद्रोह बोलते हैं। वैसे राजद्रोह जो है इसमें एक डिसाइड की जाती है कि राजद्रोह किससे कहेंगे। ठीक है। तो ये 124 ये वो धारा है जिसके तहत इंडियन पिनल कोड में राजद्रोह नामित था। ठीक है। हम केस का नाम और पीठ की बात करते तो एक कामरान करके एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति पर एक आरोप लगा था कि यह व्यक्ति क्या किया है, ये व्यक्ति राजद्रोह किया है। राजद्रोह करने का मतलब इसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे एंड इसके पास से और जो अवैध तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो भी बरामद किए गए थे। तो इस वजह से जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी ये इसे 2007 में गिरफ्तार करते हैं और अभी तक इसे 19 साल हो गए जेल में रहते हुए और इसके ऊपर एफआईआर कर करके और इसे भेज देती है जेल। ठीक है। तो 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके ऊपर रोक लगाया और कहा कि अभी तक देशद्रोह डिसाइड नहीं हो पा रहा तो इसके लिए अभी तक कोई भी जो केस है वो सुनवाई उस मतलब उसके खिलाफ अब सुनवाई नहीं होगी। तो 2022 में ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी और आज चल रहा है 2026 चल रहा है, यानी कि 4 साल तक कोई सुनवाई हुई ही नहीं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कोई कसूर किया ही नहीं है तो वो 4 साल तो फालतू में सजा काट रहा है ना। वो तो जेल उसके लिए एक सजा ही है, तो वो 4 साल फालतू में ही अगर वो जाता है मतलब किसी कोर्ट में जाएगा और वो उसकी सुनवाई हो जाएगी, अगर वो बेकसूर रहेगा तो वो छूट जाएगा। बट उसका अगर सुनवाई नहीं होगी तो वो छूटेगा कहाँ से, वो 4 साल उसके लिए तो मतलब फालतू में जा रहे हैं। तो इसी पर जब ये जाता है तो इसी पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची एंड जस्टिस विपुल एम पंचोली जो थे इन्होंने इस पर सुनवाई की और कहा कि अगर आरोपी यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगा है यदि वह चाहता है कि राजद्रोह यानी कि आईपीसी 124 का आरोपी खुद चाहता है कि उसके केस की सुनवाई हो तो निचली अदालत और हाई कोर्ट ट्रायल या अपील को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ये चीज छूट दे दी गई कि जिसके ऊपर आरोप लगा है कि अगर वो बंदा चाहता है कि केस को आगे बढ़ाना है तो जो निचली अदालत है या जो हाई कोर्ट है वो इस केस को आगे बढ़ा सकती है, ऐसा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि ज़्यादा अत्यधिक देरी होना भी वो अपने आप में क्रूर हो जाता है और क्रूर होने का मतलब ये था कि वो खुद एक सजा बन जाती है। आपको मालूम है कि बीएनएस जो है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। तो बीएनएस में जो सेडिशन यानी कि जो राजद्रोह है उस शब्द को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, क्योंकि आईपीसी जो थे वो अंग्रेजों की बनाई हुई थे और इसमें जो अंग्रेज थे वो अपने हिसाब से शब्दों को तोड़ मरोड़ करके जोड़े हुए थे। उन्होंने राजद्रोह की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई थी। तो बीएनएस का जो 152 है वो अब राजद्रोह की जो जगह है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो वो राजद्रोह कहलाएगा। लेकिन राजद्रोह शब्द अब बीएनएस में नहीं है। ठीक है।
इसको अपराध माना जाएगा। और सजा में जो बदलाव, जो कि 124A था, अब वो क्या हो गया, 152 हो गया। 124A में जो न्यूनतम सजा थी वो 3 साल की थी। जो आईपीसी की धारा थी उसमें 3 साल की सजा थी राजद्रोह के लिए कम से कम। लेकिन अभी जो है कि अगर आपने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कोई काम किया है, तो न्यूनतम सजा 7 साल की और अधिकतम सजा जो है वो कारावास हो सकता है, आजीवन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो 152 है वो ज्यादा कठोर है रादर देन 124 एक है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यानी कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, किंतु वही है कि एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन भी आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से दंगे फसाद हो और देश की एकता और अखंडता जो है वो किसी भी तरीके से खतरे में आए। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के अलावा एकमात्र अन्य कौन सा ऐसा देश है जो नार्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक आयोजित करता है। अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे पहले नॉर्डिक देश समझिए कि नॉर्डिक देश क्या होते हैं। नॉर्डिक देश एंड एक होता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री होते हैं इनको ऐसे याद रखिए, डीएनएस, जो डीएनएस सर्वर होता है उसके हिसाब से याद रखिए। डीएनएस का मतलब हो गया ये डेनमार्क, एन का मतलब हो गया नॉर्वे, और एस का मतलब हो गया स्कॉटलैंड। नॉर्डिक में क्या होता है, नॉर्डिक को ऐसे याद रखिए, फाइंड्स, FINDS। एफ से क्या हो गया, फिनलैंड, फिनलैंड। आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क, और एस से स्वीडन। ये सॉरी, ये स्कॉटलैंड नहीं है, ये स्वीडन है, ये स्वीडन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फिनलैंड है वो डीएनएस में नहीं है। ठीक है, डीएनएस में नहीं है, तो फिनलैंड ये एंड, और ये जो आइसलैंड है ये बढ़ जाता है। इसको स्कैंडिनेवियन जो कंट्री, उनमें अगर दो कंट्री और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनलैंड और आइसलैंड ये मिलकर के आपको नॉर्डिक कंट्री बन जाते हैं। और नॉर्डिक कंट्री जो होता है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से बड़ा होता है। तो यही बोल रहा है कि भारत के अलावा एकमात्र अन्य कौन सा ऐसा देश है जो नॉर्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका ऐसा देश है जो इनके साथ भी, अब हम कर रहे हैं इनके साथ शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, फिर इसके बाद अमेरिका इनके साथ सम्मेलन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोदी बाबा गए हुए हैं। शिखर सम्मेलन का मतलब ये होता है कि जो देश का सर्वोच्च रहता है वो जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये कौन सा है, ये थर्ड हो रहा है। ठीक है, तो भारत के अलावा अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो नॉर्डिक देशों के साथ क्या करता है, समिट करता है। यानी कि, और ये देखिए फाइंड्स, आपको मालूम चल जाएगा ये क्या है, नॉर्डिक देश है, और ये डीएनएस, ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में यहाँ पे बात हुई है, तो स्वीडन का योगदान, स्वीडन जो है ना वो अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान इस मिशन पे अपना VNA-2 यानी कि वेनस नेचुरल एनालाइजर पेलोड के रूप में भेज रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आप, जब ऐसे आपके पास रॉकेट रहता है, यहाँ पे ये बूस्टर लगे रहते हैं ये सब, तो ये जो होता है यहाँ पे पेलोड डाला जाता है। ठीक है, इसमें, और यही जो चीज़ होती है ये क्या होती है, अंतरिक्ष में ये पूरा जो रॉकेट यहाँ से यहाँ रॉकेट है, ये रॉकेट इस पेलोड को लेके जाता है और इससे जहाँ पे निर्देशित जो जगह रहता है वहाँ पे छोड़ने का काम करता है रॉकेट। ठीक है, तो पेलोड के रूप में क्या जाएगा, VNA-2 जाएगा, और हमारा एक मिशन जा रहा है जिसका नाम है वेनस आर्बिटर मिशन, वेनस आर्बिटर मिशन। वेनस मतलब शुक्र। ठीक है, तो शुक्रयान हमारा जा रहा है। आर्बिटर मतलब ये क्या, आर्बिटर का मतलब ये है कि वो केवल उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, चक्कर लगाएगा और देखेगा कि जो शुक्र है, शुक्र के चारों तरफ क्या है ना कि ये बहुत घना, यहाँ पे क्या रहता है, बादल है।
ठीक है। और यहाँ पे जो रहने वाली गैस है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, जहरीली है, जहरीली है। एंड यहाँ पे जैसे सूरज है ना, तो सूरज क्या है कि आपको मालूम है कि सूरज के यहाँ ये कोरोना होता है, जो सूरज का ऊपरा जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और कोरोना मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो बाह्य आवरण होता है ना, ये इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है ना, वो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा आपको मालूम है कि गैसों से भी उसके ज़्यादा दूर दूर अणु रहते हैं। तो उनका एक हवा जब चलता है ना, तो पूरा पूरा मतलब उसमें जब विस्फोट होता है तो पूरा पूरा ही वो सोलर यूनिट्स के तरीके से वो निकल करके बाहर आते हैं, जिन्हें हम सोलर यूनिट्स कहते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए भी ये जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसका पता लगाने के लिए वहाँ पे जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के वो खोजबीन करेगा और वहाँ वो पता लगा करके आएगा। ये कब जाएगा, तो ये जाएगा 2028 में। आप कहोगे सर इतना लेट किस लिए जा रहा है, तो इतना लेट इसलिए जा रहा है क्योंकि 2 साल में ऐसा होता है कि 2 साल में ही जो शुक्र और पृथ्वी होते हैं वो पास आते हैं। पास आने का मतलब तो इसीलिए एक तो टाइम भी कम लगेगा, एंड हमारा जो फ्यूल है वो भी थोड़ा कम खर्च होगा, ठीक है। और क्या स्वीडन ने पहले भी कोई हमारा मतलब सहयोग किया था। तो जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन था ना, उसमें भी इसने अपना सारा नामक एक उपकरण दिया था। जैसे जब कोई मिशन अगर आप छोड़ रहे होते हैं ना, तो आप देशों को खुला मतलब वो दे देते हैं कि आप अगर आप कोई भी चीज़ या कोई उपकरण हमें देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जिससे कि चीज़ें खोजने में और आसानी होगी। तो ऐसे जो देश अगर इंटरेस्टेड रहता है वो आपके साथ पेलोड के रूप में वो चीज़ें देता है। अभी आपको मैंने बताया था कि जो चांगई 7 मिशन है, जो कि चाइना अभी छोड़ने वाला है, वो पृथ्वी के सदर्न सबसे दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा। तो वहाँ पर जो 13 देश है, यानी कि चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो 12 देश ऐसे हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, अपने अलग अलग उपकरण उसको दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो 144 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी कीजिए। ये रिवीजन ऑफ द वीक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये पीछे जा कर के आप ये सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।